सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए, यानी कि आपके फर्स्ट पेपर के 2017 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी को यहाँ पर हम हल करेंगे। और आज यहाँ पर हम पार्ट 1 को देखेंगे। तो चलिए, पार्ट 1 में जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस को कराऊंगी मैं उनको आप ध्यान से देखिएगा और आप ये देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। इनको हम अगर एक लाइन से देखें तो सबसे पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है और उसके बाद किशोरावस्था होती है। तो बाल विकास में मुख्यतः हम 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल विकास और बाल शिक्षा दोनों के ही दृष्टि से बाल मनोविज्ञान अत्यंत उपयोगी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछता है किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था बड़े ही बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन या फिर वॉट? तो ये कथन है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल की परिभाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है किशोरावस्था की परिभाषाओं में। क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से ली हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सारे विषयों के क्लासेस के लिंक, मास्टर क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक, यानी कि इसे थॉर्नडाइक ने दिया था, इसे हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम भी दिए थे। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मुख्य नियम भी बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक इसमें से कौन सा नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक? तो प्रसार नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन या फिर अस्थिरता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सबसे अधिक या सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पोषण, लिंग भेद, संस्कृति या फिर तनाव? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 8 है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या फिर माध्य? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है माध्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो माध्यिका होती है पदों को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है, लेकिन जो माध्य होता है वो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। और बहुलक जो बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो हम सभी लोग लगभग उस अवस्था से गुजर चुके हैं और वो अवस्था होती है किशोरावस्था। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था ये मानी जाती है, ठीक है, लगभग हम सभी लोग इससे गुजर चुके हैं। और ये जो अवस्था होती है इसमें हमें लगता है हमें कोई कुछ रोके टोके ना, हमें कोई कुछ भी ना कहे, हमें पता है हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो ये जो अवस्था होती है ये स्वतंत्रता मांगती है कि हमें किसी प्रकार से किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए अपने जीवन में, इस तरीके की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्किनर? तो ये कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है?
तो सीएटी परीक्षण बच्चों के लिए होता है, बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण इससे होता है। और ये जो है ये 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों का परीक्षण हम इसके अंतर्गत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर 3 ही संवेग होते हैं, भय, प्रेम और क्रोध। लेकिन जो ध्यान है ये संवेग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अब तक आप लोगों ने राजन सीरीज, पवन सीरीज, सारे के सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है। अगर आपने सीरीज को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कॉपी कैसे लिखें एग्जाम में, ये सभी वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आप देख करके जाते हो, जो वीडियो मैंने बनाई है अच्छे से उसको अगर आप देख के जाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप अच्छा ही करके आओगे दोस्तों एग्जाम में। तो आप लोग सारे के सारे क्लासेस को देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पूरी की पूरी राजन सीरीज, पूरी की पूरी पवन सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्याजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6 या फिर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सी संज्ञानात्मक अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया? इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके खुद के बच्चे थे, अपने दोनों बच्चों पर इन्होंने ये प्रयोग किया था और उसी के अनुसार इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 2018 में पूछे हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर या फिर बागले ने? तो किशोरावस्था को बड़े ही गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? बल, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से हम किसका मापन करते हैं? ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र बुद्धि लब्धि का है। अगर आप लोगों ने सीरीज को देखा है, क्लासेस को देखा है, बहुत अच्छे से मास्टर क्लासेस को देखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक योग्यता के द्वारा या अपनी मानसिक बुद्धि के द्वारा कोई नई चीज बनाता है, किसी नई चीज की रचना करता है, तो ये कहलाता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से भिन्न होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा है, मतलब इस तरीके से कोई कैसा है, किसी का रंग कैसा है। तो इस तरीके से हम आपस में क्या है, एक दूसरे से अलग है। कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते। अगर जुड़वा भाई बहन भी है तो भी जरूरी नहीं कि उन दोनों की जो पसंद नापसंद हो वो सेम ही हो या उनकी सोच सेम हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है कि दो लोग सेम नहीं होते? इसका कारण है व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनैलिटी डिफरेंस। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, बौद्धिक विकास में या समायोजन में? तो कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से बौद्धिक विकास में परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं रखी है लेकिन उनके बारे में हम बैठे हुए इंडिया में, लेकिन हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, लंदन के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं, तो परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन ही कल्पना कहलाता है। और ऑलरेडी आप लोगों ने कल्पना की परिभाषा में ये मैंने आप लोगों को बताया है अगर आपने क्लासेस को लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति?
तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो हमने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए होते हैं उनको नए ढंग से समायोजित करना ही क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है तर्क कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना ही तर्क कहलाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तर्क होता है इसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम अपने अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करते हैं। किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं हम तर्क के माध्यम से। जैसे परीक्षा में हम किसी प्रश्न का उत्तर तर्क के माध्यम से देते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की परिस्थिति में समायोजन कर लेता है, कोई बच्चा कहीं भी जाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे उसको गांव में भेज दीजिए, शहर में भेज दीजिए, जंगल में भेज दीजिए, उसको आप कहीं भी भेज दोगे वो सरवाइव कर लेगा, समायोजन वो कर ही लेगा। तो ये यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति अगर विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति उस व्यक्ति के सामने आती है और वो परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने आप को समझा लेता है और वो दृढ़ बना रहता है, तो ये इसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है उस व्यक्ति का, इसीलिए वो खड़ा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह पर देखा होगा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र। तो यहाँ पर देखिए सीखने के साथ ये हो गया लर्निंग, और सीखना समय के साथ ये हो गया समय। समय के साथ किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, ये जो रेखा होती है ये कहलाती है अधिगम वक्र। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक सीखने को तत्पर होता है तभी वह चीजों को जल्दी सीखता है, तो ये है तत्परता का नियम। ऑप्शन बी सही जगह। ये तीनों नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तीनों ही नियम सीखने के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत सिंपल सा मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि पूर्ण से अंश की ओर पहले पूरी वस्तु बच्चे को दिखा देंगे, उसके बाद उसके एक एक पार्ट की, बच्चे को पहले पूरा पेड़ दिखा दिया, उसके बाद बता रहे ये जड़ है, ये तना है, इसमें फल लगा हुआ है, इसमें पत्तियां हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को पहले पूरी चीज दिखा के फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत है ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का ही देन है। ये जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, तो सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दिया किसने था? कोहलर, कोफा और बर्दिमर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं। तो हम अपने जीवन में जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, हमने जो भी हम सीख करके अर्जित कर रहे हैं वो अर्जित प्रेरक ही होगा। यानी कि यहाँ पर आकर के जो हमारी आदतें बन गई हैं, जैसे हम बन गए हैं, ये सब हमने अर्जित किया है। जो धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो भी हमने यहाँ पर प्राप्त की है वो हमने अर्जित की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत? तो ये सब आती है स्मृति के अंतर्गत। पहले हम सीखते हैं, फिर उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, और फिर कभी उसको अगर याद करने की जरूरत पड़ी फिर उसको हम स्मरण भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राप्तांक किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो माध्यिका कहलाता है, और पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर हमें माध्य प्राप्त होता है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। दो बराबर भागों में बांटा जाएगा तो माध्यिका आएगी वहां पर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसको पवन सीरीज में सही कर लीजिएगा। पवन सीरीज में दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर मैंने समांतर माध्य बता दिया था, इसको आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। दो बराबर भागों में अगर बांट रहा है कोई भी दिए गए प्रदत्त को कोई प्राप्तांक दो भागों में बांट रहा है तो ये माध्यिका कहलाएगा। जो माध्यिका होता है इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो माध्यिका वह मध्यमान है जब डेटा सेट को आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। यदि मानों की संख्या सम है तो यह दो मध्य मानों का औसत होगा।
माध्यिका आउटलायर्स के लिए मजबूत है और अक्सर इसका उपयोग हम तब करते हैं जब डाटा हमें विषम प्राप्त होता है, यानी कि 3 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, 13 की संख्या में, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो बराबर भागों में बांटना माध्यिका, और अगर पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देंगे तब हमें माध्य प्राप्त होगा। यहाँ पर समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य तो वैसे भी नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर चलिए हम 2019 के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह कथन किसका है? स्किनर का, ड्यूबी का, वुडवर्थ का या अरस्तु का? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जॉन ड्यूबी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोली की आयु किसे कहते हैं? जिसमें बच्चे टोली बना करके, समूह बना करके खेलते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या युवावस्था? तो ये बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसने कहा है? फ्रायड, क्रो एंड क्रो, हरलॉक या थॉर्नडाइक? तो ये कथन दोस्तों है फ्रायड का, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा दी जानी चाहिए या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ब है, खेलों और रचनात्मक माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आज के टाइम पे गुरुकुल प्रणाली बहुत कम देखने को मिलती है, हालांकि ये सबसे अच्छी प्रणाली यही है शिक्षा की। आज के समय में किताबों का बोझ है, केवल और केवल बच्चों को हम मशीन बना रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों जो सरकार चाहती है वही हमें भी करना पड़ता है, कि हम अपने मन से अब कुछ भी नहीं कर सकते। एज ए प्राइमरी टीचर आपको जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने को बोला जाएगा आपको उसी तरीके से पढ़ाना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, जो स्वतंत्रता है शिक्षक की, वो काफी हद तक कम कर दी जा रही है अब धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना? तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सा, चिंतन। तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा जो होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है और कोई बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है। यही अंतर होता है अलग अलग प्रेरणा की। किसी को सकारात्मक प्रेरणा मिली तो वो भगवान बुद्ध बन गए, एक साधारण सा व्यक्ति जिसको हमने ईश्वर की उपाधि दे दी, और दूसरा व्यक्ति ऐसी चीजें करने लगा जिससे जो मानवता है उसी का विनाश होने लगा। ठीक है, तो ये प्रेरणा जो है ये दोनों प्रकार की होती है। तो ऑप्शन सा जो है विकल्प आ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी? अभी मैंने आपको बताया है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। चारों अवस्थाओं का नाम, पहला है संवेदी गामक अवस्था जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, मैक्डूगल का, स्किनर का या रॉस का? तो राइट आंसर है वुडवर्थ का। ये कथन किसका है?
वुडवर्थ का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, आंकड़ों के प्रकार है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दो प्रकार के। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया 2017, 2018, 2019। अब इसके बाद जो हम प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे हम 2021 का भी, अगर मिल जाएगा तो 21 का भी मैं कराऊंगी, अगर कहीं होगा तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके पवन सीरीज में मैंने देखा था, अगर मुझे मिल गया कहीं से पेपर तो मैं करवा दूंगी आपको। 2022 का तो करवाऊंगी, 2023 का भी करवा दूंगी, तो आप पार्ट सेकंड भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सारे विषयों के क्लासेस को, मास्टर क्लासेस को, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने नोट्स को नहीं प्राप्त किया अभी तक तो आप प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, पूरी की पूरी मास्टर क्लासेस, सारे विषयों की क्लासेस, ये सब आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और सारे विषयों के इसी तरीके से मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को करवा दिया पिछले ईयर से पूछे हुए, तो आप उनको भी देखिएगा। पूरा का पूरा पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया है, उनकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि हर विषय का अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप सारे विषयों को देखिए, जहां कहीं कोई भी दिक्कत है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्त। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्त।